अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। आज हम सॉल्व कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस। जो व्यूअर्स पहली दफ़ा हमारी वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको ये वीडियोस कंटिन्यूसली मिलती रहें। देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है कि डिफाइन अ सबसेट एंड गिव वन एग्जांपल। अच्छा, आपके चैप्टर में इसकी डेफिनेशन दी नहीं गई, लेकिन हम इसको डिफाइन करते हैं। देखें जी, अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, के एक सेट ए है जो सबसेट ऑफ बी होगा कब? इफ ऑल द एलिमेंट्स इन सेट ए, के ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो सारे के सारे बी के अंदर भी मौजूद हों। जैसे कि आप अगर इस एग्जांपल को देखें, यहाँ पे सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है। तो यही सेम टू सेम एलिमेंट्स देखें आप बी के अंदर भी मौजूद हैं, यानी बी इनका सुपर सेट है, बी इनके बॉस की तरह है, ठीक है। लिहाजा ए जो है वो उसका सब यानी कि सबऑर्डिनेट सेट है, ठीक है। देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ सेट। तो ये इसकी एग्जांपल हो गई, और इसको मैथमेटिकली हम यूं लिखते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी इस सिंबल के साथ, ठीक है। ग्राफिकली हम इसको यूं लिख सकते हैं कि एक वेन डायग्राम के ज़रिए से कि यूनिवर्सल सेट की एक रेक्टेंगल बना ली, और उसके बाद जो बाहर वाला बड़ा सेट है ये सेट बी को रिप्रेजेंट करेगा, और अंदर वाला जो सेट है ये ए को रिप्रेजेंट करेगा जी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए बी। तो जो इसके सबसेट्स होंगे वो होंगे, एक होगा नल सेट। नल सेट बच्चों तमाम सेट्स का सबसेट होता है, ठीक है जी, बिकॉज नथिंग इज अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग। और उसके बाद इन एलिमेंट्स को एक एक दफ़ा करके लिखा जाएगा पहले, यानी कि सेट ए का सेट भी उसका सबसेट है, और उसके बाद बी का सेट भी उसका सबसेट है, और फिर उसके बाद ये दोनों मिला के ए बी, ये भी उसका सबसेट है। तो बस ये इतना इसका आंसर है जी। इसका पार्ट नंबर 3 है कि शो ए इंटरसेक्शन बी बाय वेन डायग्राम व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो इसमें सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और उसके बाद देखें जी ए सबसेट है, ठीक है। इस मीन दैट कि बी इसका सुपर सेट यानी कि बड़ा सेट होगा। तो हम सेट बी को रिप्रेजेंट करेंगे एक ओवल शेप के साथ, और उसके अंदर एक सेट ए जो उसका सबसेट है तो उसके अंदर उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब ये अंदर वाला सेट जो है ये सेट ए है, और बाहर वाला जो है वो सेट बी है। अब हमने इसको करना है शेड, ठीक है। तो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि ए और बी के कॉमन एरिया को हमने शेड करना है। तो देखें, इसका कॉमन एरिया जो है वो ओनली सेट ए के इक्वल है, लिहाजा ए के अंदर वाला तमाम पार्ट जो होगा उसको हम शेड कर देंगे, ठीक है जी। आप लाइंस लगा के शेड कर दें या कलर से शेड कर दें, जैसे मर्जी इसको शेड किया जा सकता है। और इस रेक्टेंगल को हम यू के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे जी। बस इतना ही इसका आंसर है जी। चौथे पार्ट में हमसे पूछा गया है कि वेन डायग्राम की मदद से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट कीजिए। तो देखें बच्चे, हमें यहाँ पे ये बताया ही नहीं गया कि वो सेट जो हैं वो डिसजॉइंट सेट हैं, सब सेट्स हैं, या वो ओवरलैपिंग हैं। तो इन दैट केस हम अपने कोर्स के मुताबिक जो ज़्यादातर दिए गए हैं वो सारे ओवरलैपिंग सेट्स की मदद से ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को समझाया गया है। तो हम भी ओवरलैपिंग के लिहाज से ही यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। अब देखें बच्चों, पहले हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ की है जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। अब इसके अंदर हमने 3 ओवरलैपिंग सेट्स बनाने हैं, तो हम 3 ओवरलैपिंग सेट्स बनाते हैं। एक को ए के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा जो होगा उसको हम बी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और इसी तरह से तीसरा हम बना लेते हैं जो सी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एक जो है वो किसके लिए? ए के लिए, दूसरा जो है वो बी के लिए, और तीसरा सी के लिए। अब हमने जो ऑपरेशन करना है इसके ऊपर वो करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हम बी यूनियन सी को शेड कर लेते हैं। देखें बच्चों तो बी यूनियन सी में बी और सी का
तमाम एरिया जो है वो शामिल होगा, यानी कि ये लाइंस ऐसे यूं सारी इसके अंदर हम लगा देंगे। ठीक है जी, जो बी के अंदर भी होंगी, बी के अंदर भी और सी के अंदर भी सेम डायरेक्शंस में और सेम डायरेक्शन में हम लाइंस लगा रहे हैं। ठीक है, जो टोटल बी और सी को कवर करेंगी। ठीक है, अब हमने देखना है कि इनका कौन सा एरिया ए के साथ कॉमन है। तो जो ए के साथ कॉमन होगा वो इसका ए के साथ इंटरसेक्शन होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्रॉस लाइन से उसको शेड कर देते हैं। जैसे देखें जी, यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ मैं कॉमन एरिया को अब जो ए के साथ पहले जो हमने शेड की हुई हैं, एक तरफ को जो लाइंस शो की गई हैं डायगोनल, ठीक है, उसको हमने ए यूनियन बी कहा और ये उसका कॉमन एरिया इसके साथ। तो अब जो क्रॉस लाइंस हैं ये शो कर रही हैं किसको, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को। ठीक है, इस बात की आप यहाँ पे वजाहत भी कर सकते हैं कि जो ऐसे क्रॉस लाइंस हैं, ठीक है, क्रॉस लाइंस शोज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 को देखें जी, जिसमें हमने इंटरसेक्शन को डिफाइन करना है, दो सेट्स के इंटरसेक्शन को। तो देखें, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी, जिसको हम लिखते हैं ऐसे ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या होता है, इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। तो जो ए और बी दोनों के कॉमन एलिमेंट्स का सेट होगा उसको हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको मैथमेटिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी जो एक्स के जो एलिमेंट्स ए में भी होंगे और जो एलिमेंट्स बी में भी होंगे। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद एक एग्जाम्पल दी गई है, इसको भी देख लेते हैं कि देखें, अब यहाँ पे ए के एक सेट ए दिया गया है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, और उसके बाद एक सेट बी दिया गया है जिसमें एलिमेंट है सी डी ई एफ। तो इसमें देखो बच्चों, इसमें जो सी है ये भी दोनों में मौजूद है और उसके अलावा डी है जो दोनों में मौजूद है। तो सी और डी इन दोनों का कॉमन है, तो यही ए इंटरसेक्शन बी में लिखा गया है जी। उसके बाद फंक्शन को डिफाइन करना, ये पहले भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसमें हमने देखना है कि एक तो ये कि वो बाइनरी रिलेशन हो। ठीक है, देखें, सपोज ए एंड बी आर द टू नॉन एम्प्टी सेट, और फिर उसमें देन रिलेशन एफ ए टू बी, यानी ए क्रॉस बी का कोई भी रिलेशन वो फंक्शन हो सकता है कब, जब वो ये दो कंडीशंस को फुलफिल करे। पहली कि उसकी जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल हो, यानी कि कोई एलिमेंट मिस ना हो, और दूसरी एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए अपीयर इन वन एंड ओनली वन ऑर्डर्ड पेयर इन एफ, यानी कि कोई भी एलिमेंट जो एक्स से बिलोंग करता है, यानी कि पहला पहला एलिमेंट वो रिपीट ना हो। ठीक है, जैसे देखें, अब यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल ली है, इस एग्जांपल में ए और बी दो सेट्स हैं और उनमें से एक फंक्शन एफ को ले लिया जो जिसके ऑर्डर पेयर कौन से हैं, 1 2 2 3 3 5। अब इसमें इसकी डोमेन को अगर हम देखें तो बच्चों इसकी जो डोमेन है वो आ जाएगी इक्वल टू 1 2 3 के इक्वल। ठीक है, जो के सेट ए के इक्वल है, यानी कोई एलिमेंट मिस नहीं हो रहा और ना ही कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, हर कोई यूनिक इमेज है बी का, इसलिए ये एक फंक्शन है। तो इस एग्जाम्पल को आप अच्छी तरह से याद कर लें, आगे आने वाले तमाम शॉर्ट क्वेश्चन में ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। डिफाइन 1-to-1 फंक्शन। तो 1-to-1 फंक्शन में क्या है कि अगर जो हर एलिमेंट ए से बिलोंग करता है उसका एक ही मिरर इमेज है बी में, ठीक है, या बी के साथ ए का एक ही यूनिक मिरर इमेज है, यानी ना कोई ए वाला रिपीट हो रहा है ना कोई बी वाला रिपीट हो रहा है, तो फिर वो 1-to-1 फंक्शन होता है। अब देखें, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि फंक्शन एफ ए टू बी इज कॉल्ड 1-to-1 फंक्शन इफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, अगर तमाम यूनिक एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव द डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। ठीक है ना, तो फिर उसको हम कहेंगे 1-to-1।
तो इसमें भी वही एग्जाम्पल एज ए 1-to-1 एग्जाम्पल दी जा सकती है जो मैंने आपको पहले बताई। अच्छा, यही एग्जाम्पल ऑन टू फंक्शन में भी दी जा सकती है और यही बाइजेक्टिव में भी दी जा सकती है। मैंने सेम इसीलिए लिखी ताकि आपको आसानी से एक याद कर लें तो वो सब में आप उसको यूज़ कर सकें। देखें जी, उसके बाद है जी ऑन टू फंक्शन कि हमने डिफाइन करना है ऑन टू फंक्शन को। तो ऑन टू फंक्शन में क्या होता है कि जो रेंज होती है वो सेट बी के इक्वल होती है, यानी कि बी का भी कोई एलिमेंट मिसिंग नहीं होता। ए वाली सारी कंडीशन अब पहले फंक्शन वाली सारी कंडीशन अप्लाई करके देख लें। देखें इसने जो मैपिंग की हुई है कोई भी एलिमेंट जो है ना वो यहाँ से मिस नहीं हो रहा, तमाम के तमाम सेट ए के एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सेट ए गिवन है 0 1 2 3, तो ये तमाम के तमाम फंक्शन के अंदर भी मौजूद है और इनमें से कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये फंक्शन तो है। और फंक्शन के बाद अगर हम इसकी रेंज को देखें तो रेंज में देखें सेट बी के तमाम एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो अगर सेट बी के तमाम एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं तो इसका मतलब है कि ये एक ऑन टू या सुपरजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। देखें, अ फंक्शन एफ ए टू बी इज कॉल्ड एन ऑन टू फंक्शन, कि कोई फंक्शन ऑन टू फंक्शन तब होगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, कि अगर सेट बी का हर एलिमेंट इज एन इमेज एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है जी, कि वो ए के किसी ना किसी एक के साथ उसका मिरर इमेज जरूर हो। एक से ज्यादा के साथ भी हो सकता है, यानी कि 2 देखें ना इसमें रिपीट हो रहा है तो 2 रिपीट हो सकता है, लेकिन कम से कम एक के साथ उसका इमेज लाजमी हो, यानी कि रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू सेट बी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली एग्जांपल दी गई है, लेकिन आपको मैंने कहा कि जो आपको मैंने पहले एग्जांपल बताई है ना उसी को मैंने दोबारा कॉपी पेस्ट नीचे किया हुआ है। आप इसी को एज ए ऑन टू की एग्जांपल भी दे सकते हैं और ये बाइजेक्टिव की एग्जांपल भी चलेगी। बाइजेक्टिव, नेक्स्ट क्वेश्चन बाइजेक्टिव फंक्शन का है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन में क्या है कि अगर कोई फंक्शन वो ऑन टू भी हो और वो 1-to-1 भी हो, ठीक है, यानी ये अगर पहले तो बात है कि वो फंक्शन हो, फिर उसके बाद क्या है कि वो 1-to-1 फंक्शन हो और वो ऑन टू फंक्शन भी हो, तो फिर हम उसको कहेंगे कि वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। तो जो एग्जांपल यहाँ बुक ने दी हुई है मैंने उसका भी स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, ये आपने करनी है, इसको कर लें, नहीं तो जो ऊपर मैंने एग्जांपल बताई ऊपर वाले क्वेश्चंस में उसको भी आप कर सकते हैं। देखें, इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 में उसने कहा है कि राइट डिमॉर्गन्स लॉज। तो डिमॉर्गन के लॉज बड़े इजी हैं कि अगर हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो अलग-अलग ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। एक लॉ ये है और दूसरा ये है कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये ए कॉम्प्लीमेंट अलग-अलग यूनियन के इक्वल होगा बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यही 2 लॉज हैं डिमॉर्गन के, तो इनको हमने लिस्ट डाउन कर दिया। लें जी, शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गए बच्चों। इसी के साथ ही आपका चैप्टर नंबर 5 जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है जी। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में स्टैट वाला चैप्टर है, वो बहुत मज़ेदार चैप्टर है, बहुत मज़ा आएगा आपको उसको सॉल्व करने में। तो तब तक हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।